बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। उसका इंट्रोडक्शन डिटेल में डिस्कस किया था। फॉलोइंग इज़ अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अल रहमान इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। ए, परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग जनवरी, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, और टोटल अमाउंट है 275,000। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज जितनी भी हैं वो जर्नल के फॉर्मेट में आएंगी। सबसे पहले आप लिखेंगे कंपनी का नाम। तो कंपनी का जो नाम है वो आएगा अल रहमान, ठीक है जी। और जर्नल फॉर द मंथ एंडेड जो भी है, और उसके बाद डेट नहीं दी हुई। तो ए में जो पहली जर्नल एंट्री है वो हम पास करेंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन में ये बात डिस्कस की थी कि जब आप मटेरियल परचेज़ करेंगे तो परचेज़ करते वक्त आपने किसी भी सेग्रीगेशन को नोट नहीं करना, उसकी किसी भी क्लासिफिकेशन को आपने नोट नहीं करना कि कौन सा मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है या सप्लाईज है, कोई भी है। परचेज़ करते वक्त जस्ट आपने मटेरियल की बात करनी है और आपने जर्नल एंट्री पास कर देनी है मटेरियल अकाउंट डेबिट और वाउचर पेएबल क्रेडिट। यानी मटेरियल को आप डेबिट करेंगे और वाउचर पेएबल को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब जो मटेरियल आप डेबिट करेंगे वो टोटल अमाउंट के साथ 275,000 से, और वाउचर पेएबल को आप क्रेडिट कर देंगे 275,000 से। मटेरियल एसेट में इंक्रीज़ होगा डेबिट करेंगे, वाउचर पेएबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट कर देंगे। और फिर आप हर जर्नल एंट्री की एक नरेशन होती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज ऑफ मटेरियल। देन उसके बाद सेकंड एंट्री है। सेकंड में वो कहता है कि रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल टू सप्लायर ड्यूरिंग जनवरी। डायरेक्ट इतना है रिटर्न किया और इनडायरेक्ट इतना है। तो जब परचेज करते वक्त हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कंसिडर नहीं किया, तो रिटर्न करते वक्त भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। जिस तरह से परचेज़ की जर्नल एंट्री पास की है, इसी तरह से हम रिटर्न की जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो यही जर्नल एंट्री जो है वो आपके पास हम कर देंगे वाउचर पेएबल डेबिट, यानी मटेरियल वापस करने से आपकी लाइबिलिटी में कमी हो रही है। वाउचर पेएबल डेबिट और मटेरियल आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो है आपके पास 12,000 की, तो 12,000 से आप जर्नल एंट्री पास कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे रिटर्न ऑफ मटेरियल। तो आप मटेरियल को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो हर जर्नल एंट्री की नरेशन होती है, इसके साथ साथ आप इसकी भी नरेशन लिखेंगे। अच्छा जी, बी हो गया। उसके बाद सी पार्ट में देखते हैं। तो सी में वो ये कहता है हमें कि इशू ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर रूम टू फैक्ट्री फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग जनवरी। तो आपने क्या किया कि मटेरियल जो परचेज़ करते हैं, नॉर्मली जो किसी भी कंपनी के अंदर तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आप मार्केट से मटेरियल परचेज़ करते हैं, उसको स्टोर रूम में ला के सेव करते हैं और स्टोर रूम से आप उसको प्रोडक्शन के लिए इशू करते हैं। यानी ये अगर आपकी मार्केट है तो इस मार्केट से आप मटेरियल परचेज़ करके स्टोर रूम में लेके आएंगे और स्टोर रूम से मटेरियल को इशू कर देंगे प्रोडक्शन के लिए। तो यानी यहाँ पे आपने क्या किया, परचेज किया मटेरियल और यहाँ पे आपने इशू किया मटेरियल। तो अब आपने क्या किया कि अब स्टोर रूम से आपने प्रोडक्शन के लिए मटेरियल इशू कर दिया है। कुछ मटेरियल आपने डायरेक्ट इशू किया है, कुछ इनडायरेक्ट इशू किया है। इशू करते वक्त आप देखेंगे कि कौन सा मटेरियल है। अब इशू करते वक्त जितना भी मटेरियल होगा अब आप उसको कैटेगराइज करेंगे। जितना भी डायरेक्ट मटेरियल होगा वो सारे का सारा आप चार्ज करेंगे वर्क इन प्रोसेस को। इनडायरेक्ट मटेरियल को हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था, सीजीएस में भी पढ़ा था कि इनडायरेक्ट मटेरियल को हम चार्ज करेंगे एफओएच कंट्रोल अकाउंट को और हमारे पास मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी आप क्या करेंगे, मटेरियल आपने इशू किया तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कंट्रोल अकाउंट का वर्ड क्यों यूज़ किया है, और यहाँ पे भी आप मटेरियल के साथ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट लिखेंगे। कंट्रोल अकाउंट इसलिए हम लिखते हैं कि एक से ज़्यादा जब भी मटेरियल हो तो उन सारे मटेरियल की जो डिटेल होती है उसके लिए जो एक अकाउंट बनाया जाता है उसको हम कंट्रोल अकाउंट कहते हैं।
क्योंकि मटेरियल आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, ए बी सी डी, बहुत सारी कैटेगरी हो सकती हैं, तो हर मटेरियल को अलग-अलग से करने की बजाय मटेरियल की एक टोटल जी डिटेल के लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा उसको मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी आप मटेरियल कंट्रोल अकाउंट ही क्रेडिट करेंगे। तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, इनकम्प्लीट चीज़ों की वैल्यू में इजाफा होगा तो हम डेबिट कर देंगे, और उसके बाद FOH कंट्रोल अकाउंट, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है यानी डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल FOH कंट्रोल अकाउंट को चार्ज करेंगे, और मटेरियल में कमी हो रही है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल था 200,000 का, इनडायरेक्ट मटेरियल था 10,000 का, और मिला के 210,000 आपके पास क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, तो आप इसकी एक नरेशन लिख देंगे कि मटेरियल आपने क्या किया है, प्रोडक्शन को इशू कर दिया है। देन है जी डी पॉइंट है, डी में वो क्या कहता है कि रिटर्न ऑफ अनयूज मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर रूम। प्रोडक्शन जितनी भी होती है वो सारी की सारी फैक्ट्री में होती है, तो फैक्ट्री से जितना मटेरियल अनयूज रह गया, जितना उन्होंने यूज़ नहीं किया, उन्होंने वापस स्टोर रूम को भिजवा दिया, तो हम डायरेक्ट मटेरियल 5,000 का आ रहा है, इनडायरेक्ट 2,000 का आ रहा है, टोटल 7,000 का है, तो हमारे पास मटेरियल स्टोर रूम में वापस आ रहा है, तो हम लिखेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इस जर्नल एंट्री की उलट एंट्री पास कर देंगे, तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, और फिर हम FOH कंट्रोल अकाउंट। तो डायरेक्ट मटेरियल 5,000 का, इनडायरेक्ट मटेरियल 2,000 का, और दोनों को मिला के 7,000 का आप FOH कंट्रोल अकाउंट, और यहाँ पे आप लिखेंगे रिटर्न अनयूज मटेरियल टू स्टोर रूम। तो मटेरियल से रिलेटेड यही 4 आपको केसेस बताए हुए थे, उन चारों की हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। देन पॉइंट ई में कहता है जी पे रोल डाटा फॉर द जनवरी, डायरेक्ट लेबर इतनी है, इनडायरेक्ट लेबर इतनी है, मार्केटिंग इतना है, एडमन इतना है, टोटल ये, उसमें से डिडक्शन करनी है प्रोविडेंट फंड की 10%, और नेट अमाउंट जो आपने पे करनी है वो या पे कर दी है वो 360,000 है। तो जब भी हम बात करते हैं पे रोल की, तो पे रोल क्या होता है, पे रोल एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, उसको हम पे रोल कहते हैं। उसके अंदर डायरेक्ट लेबर भी है, उसके अंदर इनडायरेक्ट लेबर भी है, उसके अंदर सैलरी स्टाफ, मार्केटिंग स्टाफ की सैलरी भी है, एडमन की भी है, HR की भी है, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी है, सब की है। तो इन सब की सैलरीज को जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसको पे रोल अकाउंट करते हैं। अब किसी भी कंपनी के अंदर जो तरीकाकार होता है वो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि यार इस मंथ में हमने टोटल सैलरीज पे कितनी करनी है, तो सबसे पहले आप सैलरीज को टोटल करते हैं, फिर उसमें से जो चीज़ें माइनस होनी होती, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉई की सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करती हैं, तो जितना टैक्स डिडक्ट करती हैं वो माइनस हो जाता है। फिर इसी तरह से प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या है, ये टैक्स की एक ये टैक्स का एक पॉइंट है। प्रोविडेंट फंड ये होता है कि तमाम की तमाम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट तो करती ही करती हैं, बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए एक फ़ंड मेंटेन करती हैं जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई करता है, जितनी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई करता है उतनी ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है, ये रूल है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जितनी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई करेगा उतनी ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा। अगर एम्प्लॉई 10,000 कर रहा है तो एम्प्लॉयर भी 10,000 करेगा, अगर एम्प्लॉई 40 कर रहा है तो एम्प्लॉयर भी 40 करेगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड होती है ये भी एम्प्लॉई की सैलरी से डिडक्ट होती है, माइनस होती है, तो उनकी सैलरी में से हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं ग्रॉस पे रोल को और डिडक्शन को। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा टोटल सैलरी में से जितना माइनस करना है, फिर हम ये देखेंगे कि हमने सैलरीज पे कितनी करनी है, फिर उन सैलरीज को हम पे कर देंगे, और फिर पे करने के बाद हम जो है वो डिपार्टमेंट वाइज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो पूरे लेबर में ये 3-4 बातें लाजमी तौर पे होनी है,
और वो सारी बातें इसी एक पैराग्राफ से होंगी, ये जो आपको पैराग्राफ ई में दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो काम होगा, हम क्या करेंगे, पे रोल को कैलकुलेट करेंगे। तो ई पॉइंट में सबसे पहले हम लिखेंगे पे रोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद इसमें से हमने माइनस सिर्फ एक ही करना था, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड पेएबल, ये क्रेडिट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे उनकी सैलरीज में से, और बाकी आ जाएगा हमारे पास अक्रूड पे रोल। तो अगर आप देखें तो टोटल सैलरीज थी 4 लाख की, उसमें से प्रोविडेंट फंड 40,000 का माइनस किया तो पे रोल के सामने आ जाएगा 400,000। 40,000 आपका प्रोविडेंट फंड था, तो रिमेनिंग जो अमाउंट आपने पे करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को वो है 360,000। तो यहाँ पे आप इसकी जो नरेशन लिखेंगे वो आप नरेशन लिखेंगे रिकॉर्डिंग ग्रॉस पेरोल डिडक्शन एंड नेट पे, यानी डिडक्शन जो सैलरी में से माइनस होनी थी वो 40,000 है, और जो नेट आपने पे करना है वो कितना है, वो है 360,000। अब आप अगला काम क्या करेंगे, अब आप काम करेंगे कि अब आप अपनी वाउचर्स बनाएंगे और फिर उन वाउचर्स को पे कर देंगे। यानी वाउचर का मतलब है सबकी सैलरी का अलग अलग जो वाउचर बनता है। तो अब आप क्या करेंगे, एक लाइबिलिटी को ख़त्म कर देंगे, तो अक्रूड पे रोल डेबिट हो जाएगा और वाउचर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। फिर जब आप इस वाउचर को पे कर देंगे तो वाउचर पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, अब आप सब की सैलरीज उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 360,000 हमारी नेट थी। सबसे पहले आपने वाउचर बनाए, अब उन वाउचर्स को आपने क्या कर दिया, टोटल सैलरी पे कर दी। अब टोटल सैलरी जब आपने पे कर दी तो अब आप इसकी नरेशन लिखेंगे प्रिपेयरिंग पेरोल वाउचर एंड पेमेंट। तो आपने पेरोल के वाउचर बना लिए और उसकी पेमेंट कर दी, तो ये इसकी नरेशन हो जाएगी। देन उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने डिपार्टमेंट वाइज उस सैलरी को जो है वो रिकॉर्ड करना है। यानी उसमें से जितनी डायरेक्ट लेबर की है वो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज हो जाएगी, इनडायरेक्ट की एफओएच कंट्रोल अकाउंट को चार्ज हो जाएगी, मार्केटिंग की मार्केटिंग को चार्ज हो जाएगी और एडमन की एडमन को चार्ज हो जाएगी। तो जितनी भी वर्क इन डायरेक्ट लेबर होगी वो सारी की सारी वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को आप चार्ज करेंगे। तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट आपके पास है 240,000। जितनी आपके पास इनडायरेक्ट है वो सारी की सारी चार्ज होगी एफओएच कंट्रोल अकाउंट को, और वो है 40,000। और मार्केटिंग की जितनी है वो सारी की सारी मार्केटिंग को आप चार्ज कर देंगे। मार्केटिंग ओवरहेड कह लें आप, और एडमन एडमिनिस्ट्रेटिव की आप एडमन को चार्ज कर देंगे। ओवरहेड कह लें या एक्सपेंस कह लें, एक ही बात है। तो ये इसकी सैलरी थी 70 और इसकी सैलरी थी 50, और इन सब से आप पे रोल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो आपने यहाँ पे रोल कंट्रोल अकाउंट बनाया था, जब आपने वो डिपार्टमेंट वाइज सारी सैलरी उनको ट्रांसफ़र कर दी तो वो पे रोल कंट्रोल अकाउंट खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। तो ये थी एंट्रीज आपकी सबसे पहले पे रोल की। अब आप इसकी नरेशन लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे रोल, यानी आपने क्या कर दिया, पे रोल की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे रोल, आपने पे रोल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा जी, एंड पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोविडेंट फंड एट द सेम रेट एज द रेट ऑफ डिडक्शन। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जितनी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर भी उतनी ही कंट्रीब्यूशन करेगा। तो अब 40,000 एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है तो इतनी ही कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर भी करेगा। तो जब एम्प्लॉयर इतनी कंट्रीब्यूशन करेगा तो हमने इसको भी रिकॉर्ड करना है। तो ये होती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन
यानी एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी भी आपने रिकॉर्ड करनी है। अब एम्प्लॉयर ने ये किस किस की सैलरी में प्रोविडेंट फंड देना है, डायरेक्ट लेबर को भी देना है, इनडायरेक्ट को भी देना है, मार्केटिंग को भी देना है और एडमन को भी देना है, इन चारों को। लेकिन फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को एफ कंट्रोल अकाउंट में डाल देंगे और बाकियों को उनके एज रिस्पेक्टिव हेड में लिख देंगे। यानी हम लिखेंगे एफ कंट्रोल अकाउंट डेबिट, यानी ये डेबिट होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर दोनों से। उसके बाद मार्केटिंग के लिए आप लिखेंगे मार्केटिंग ओवरहेड, और एडमन के लिए आप लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और प्रोविडेंट फंड, एक प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है तो प्रोविडेंट फंड पेएबल हम क्रेडिट कर देंगे 40,000 से। अब इस 40,000 को हमने यहाँ पे डिवाइड करना है। आप इसकी रेशो बना सकते हैं, ठीक है जी। पहले नरेशन लिख लें फिर हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिकॉर्डिंग एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर कंट्रीब्यूशन। अब आप इसकी रेशो बना के ये 40,000 आपने इन चारों में डिवाइड करना है, इन अदर वर्ड्स। तो अब आप इसकी रेशो बना सकते हैं, आप डायरेक्ट अमाउंट के साथ कर सकते हैं। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम जो है वो फर्दर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब आप यहाँ पे इसकी रेशो बना लें एफ कंट्रोल अकाउंट, रेशो मार्केटिंग, रेशो एडमन। तो लेबर और डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को मिला के बनता है 280, मार्केटिंग के बनते हैं 70 और एडमन के बनते हैं 50। तो यहाँ पे आप लिख लें सम 280 प्लस 70 प्लस 50, तीनों को आप ऐड कर लें और ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 280,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 400,000। अब आपने एफ के लिए निकालना है एफ कंट्रोल। तो आप लिखेंगे 280 डिवाइडेड बाय 400,000 मल्टीप्लाई बाय जितनी कंट्रीब्यूशन की अमाउंट थी और वो थी 40,000। 280,000 डिवाइडेड बाय 400,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 28। सिमिलर इसी तरह से आपने मार्केटिंग के लिए लेनी है। तो मार्केटिंग के लिए होगी 70 डिवाइडेड बाय 400,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो 70 डिवाइडेड बाय 400,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो ये आ गई 7,000। सिमिलर इसी तरह से एडमन के लिए आप निकाल लें एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो आ जाएगा आपके पास 50,000 डिवाइडेड बाय 400,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो इस रेशो से आप जो है वो इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा ₹5,000। ये सारे जाके आपने उस जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर देने हैं। वर्किंग 1 ये था 28,000, ये था 7,000 और ये था 5,000। तो ये आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। अब हम करेंगे जी एफ एंट्री, और एफ एंट्री है फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इसकी एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट और एफ अप्लाइड क्रेडिट। अब क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लेबर है 2,40,000 की, 2,40,000 का 100% लेंगे तो वो 2,40,000 ही आएगा। तो हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट 2,40,000 से डेबिट और एफ अप्लाइड 2,40,000 से क्रेडिट।
अच्छा जी, उसके बाद जी में आपको एक्चुअल जो हैं वो दिए हुए हैं कि आपको एक्चुअल एफ ओ एच दिए हुए हैं, और जो आपके एक्चुअल एफ ओ एच हैं वो सारे के सारे आपने, तो ये जो हैं दो चीज़ें, ये आपको पता है डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, और इंश्योरेंस जो है ये भी आपके पास, तो टोटल आपके पास बन जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री आपने रिकॉर्ड क्या करनी है, आपने लिखना है एफ ओ एच कंट्रोल अकाउंट डेबिट, यानी एक्सपेंसेस सारे डेबिट हो जाएंगे, एफ ओ एच कंट्रोल अकाउंट डेबिट। उसके बाद आप लिखेंगे प्री पेड इंश्योरेंस, वो क्रेडिट कर देंगे, और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन ये क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंस नहीं होते। तो अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो है आपके पास, यानी डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी 15,000 का है, और इंश्योरेंस जो है वो आपके पास है 10,000 की, और टोटल आपके पास एफ ओ एच हैं 1,20,000 के। तो उस 1,20,000 में से, यानी 1,20,000 में से आप माइनस करेंगे 10,000, फिर माइनस करेंगे 15,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 95,000। ये जो 95,000 आपके पास आंसर आएगा, इस आंसर को आप लिखेंगे यहाँ पे 95,000 के साथ आप लिखेंगे वाउचर पेएबल, कि ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपने पे करने हैं। तो वाउचर पेएबल आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, यानी टोटल एफ ओ एच यहाँ पे लिख के उसमें से इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस करनी है, जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो आपके पास वाउचर पेएबल आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी नरेशन आप लिखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा जी, एच में है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आउटपुट, हमारे पास 550,000 की, हमने फिनिश गुड्स की रिकॉर्डिंग करनी है। फिर उसके बाद हमें सेल बताई है, टोटल सेल है 7,50,000 की, जिसमें से 2,50,000 की कैश है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट दे दी हुई है, फिर सेल रिटर्न के बारे में हमें बता दिया हुआ है। तो अब इन एंट्रीज़ को हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने क्या रिकॉर्ड करना है, हमने फिनिश गुड्स को रिकॉर्ड करना है। जब हमने फिनिश गुड्स को रिकॉर्ड करना है तो सिंपल हम लिखेंगे फिनिश गुड्स डेबिट, क्योंकि चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और आप वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो अमाउंट आपको क्वेश्चन में खुद गिवन है, और वो अमाउंट आपको दी हुई है 550,000। नरेशन इसकी हम बाद में एक ही बार इकट्ठी लिख लेते हैं। उसके बाद एच में था हमने सेल किया। याद रखिएगा, सेल करते वक्त कॉस्ट अकाउंटिंग में सेल की दो एंट्रीज पास होती हैं। सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और फिनिश गुड्स क्रेडिट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको जो क्वेश्चन में दी हुई है वो आपको दी हुई है 5 लाख की, और उसके बाद आपने सेल की, जितनी कैश सेल है कैश डेबिट हो जाएगा। कैश सेल है आपके पास 250,000 की, बाकी आपके पास अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा, और टोटल सेल्स आपके पास क्रेडिट हो जाएंगी 750,000 की। तो 7,50,000 में से 2,50,000 हमारे पास जो है वो कैश है, बाकी 5 लाख की जो है वो हमारे पास क्रेडिट सेल है। तो ये हमने सेल को रिकॉर्ड कर लिया, और सेल को रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद लास्ट वन जो आपके पास है वो है रिटर्न की। तो यही एंट्रीज जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगी रिटर्न के साथ। अब इनकी हम जो है वो नरेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने फिनिश गुड्स की नरेशन लिखी, ठीक है जी। तो हमने उसको कर दिया कि आपने जो फिनिश गुड्स को क्या किया है, कंप्लीशन ऑफ गुड्स, उसके बाद फिर आपने लिखा जी सेल ऑफ फिनिश गुड्स, इसकी नरेशन हो जाएगी यहाँ पे सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स। तो जे में है जी रिटर्न। जिस तरह से सेल की दो एंट्रीज होती हैं, रिटर्न की भी दो एंट्रीज होंगी। सबसे पहले आप जो है वो पहली जर्नल एंट्री को रिवर्स कर देंगे, आप लिखेंगे चीज़ें वापस आ रही हैं, तो आप लिखेंगे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट।
तो ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी। आपको जो अमाउंट गिवन है कॉस्ट ऑफ सेल रिटर्न उसने बताई हुई है, यानी कॉस्ट ऑफ ये सेल रिटर्न आपको बताई हुई है 10,000। तो ये 10,000 से आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि ये जो आपकी सेल रिटर्न हुई है ये क्रेडिट कस्टमर ने की है, तो आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और ये 15,000 से। तो ये आपके पास रिटर्न की जर्नल एंट्री पास होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिटर्न और सेल्स रिटर्न, जस्ट इसकी नरेशन यहाँ पे लिख के, तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी रह गई हो तो मैसेज कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।